नमस्कार, स्वागत है फिर इस सप्ताह हमारे इस खास कार्यक्रम कानाफूसी गपशप और चर्चा पर आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी सरगर्मी तेज है क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन होना है। भाजपा ने 8वां कैंडिडेट खड़ा करके विधायकों की चांदी कर दी है। सभी दल अपने विधायकों को खूब पूछ रहे हैं। दावतों का दौर शुरू होने वाला है और पार्टी के साथ रहने की तमाम सारी दुहाई दे रहे हैं। वैसे भी इस देश में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जब देश के उच्च सदनों में बड़े बड़े थैलीशाह उद्योगपति ये लोग पहले भी संसद में जाते रहे हैं, जिसको कहते हैं कि बैक डोर की एंट्री। और ऐसी एंट्रियां अटैची और बड़ी बड़ी थैली उद्योगपतियों के दम पर ही होती थी। लेकिन ये भी सत्य है कि अटैची और थैली खोलने के बाद भी कई बार बड़े उद्योगपतियों को, नामों को, बैक डोर से एंट्री की चाहत रखने वालों को हार का भी सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक ऐसे ही उद्योगपति को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसकी वजह से राज्यसभा का चुनाव आकर्षण का केंद्र बन गया है। बीजेपी ने एक बड़ा रिस्क लिया है। वो संजय सेठ के मामले में फंसती भी नजर आ रही है। संजय सेठ जो पेशे से बिल्डर हैं, वो चुनावी मैदान में बहुत कम वोटों के दम पर उतरे हैं। उनके खाते में पर्याप्त विधायक नहीं हैं और भाजपा छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर भी उनको जिताने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे में एक बात साफ है कि छोटी पार्टियां जो बीजेपी की सहयोगी हैं या उनके से दूर हैं, उनके भी विधायकों का बहुत सुनहरा अवसर आया है। अपनी पार्टी में उनकी पूछ तो बढ़ ही रही है, दूसरे दल से भी लोग उनको बातचीत कर रहे हैं, उनके महत्व को बता रहे हैं। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं, छोटी पार्टियां ऐसी हैं जो संजय सेठ की ओर से न्योता मिलने का इंतजार भी कर रही हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे सेठ लगा है। तो सेठ और महाजन के पास हमेशा से धन, बल ये सब होता था और इसी के प्रभाव में उनको वोट भी मिलता है। भाजपा के पास आज भी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 7 विधायक कम हैं। ये 7 विधायक सिर्फ वो या कांग्रेस या सपा को ही तोड़कर अपने साथ लाकर पूरा कर सकते हैं। ऐसे में संजय सेठ को कोई फोकट में वोट दे देगा, इसकी गुंजाइश कम है। अगर राजा भैया और बसपा दोनों संजय सेठ को वोट दे दें, तब भी उनको 7 अतिरिक्त विधायकों का जुगाड़ करना है। बिना समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में तोड़फोड़ किए उनका सांसद बनना कठिन है, नामुमकिन है। और समाजवादी पार्टी भी इससे सावधान है। खाली भाजपा की ही नज़र तोड़फोड़ पर नहीं है, सपा भी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों पर तोड़फोड़ करने में, सेंधमारी करने में लगी हुई है। कोशिश दोनों तरफ से हो रही है और समाजवादी पार्टी के लिए 2 खबरें बड़ी राहत भरी आई। एक तो पल्लवी पटेल मान गई और उन्होंने कहा कि वो पीडीए के प्रत्याशी को वोट देंगी। दूसरा, कांग्रेस से उनका गठबंधन हो गया, उनके 2 विधायक हैं। तो ये 3 जो वोट थे वो सपा के, अखिलेश यादव के, वो सुरक्षित हो गए। अब उनको एक अतिरिक्त वोट का जुगाड़ करना है। सबकी नज़र राजा भैया के स्टैंड पर है और बसपा के वोट पर है। भाजपा के सहयोगी भी बयान देकर माहौल को गर्म कर रहे हैं। तो सेंधमारी का यह खेल दोनों तरफ चल रहा है। सपा ने एक टेक्निकल बात कहती है कि भाई राजभर के 3 विधायक पहले हमारे नेता थे, टिकट उनका था, आदमी हमारे थे। रालोद में भी 3 हमारे हैं, सिंबल उनका है। अब उनमें से कितने लोग क्या विचार बनावें? सुभाषपा में एक तो जेल में ही है, जो सुभाषपा अगर बाहर भी आ जाएं तो वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। हंसू राम है और जौनपुर से एक विधायक हैं, आजमगढ़ से एक महिला विधायक हैं। ये सब
समाजवादी पार्टी के पहले नेता रहे, बाद में राजभर के टिकट पे चुनाव लड़ा दिया गया। भाजपा का गणित यह है कि हम द्वितीय प्राथमिकता के वोटों से ये सीट जीत लेंगे, संजय सेठ को जिता लेंगे, लेकिन ये वोट पाना इतना आसान नहीं है और दूसरी प्राथमिकता के वोट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, जब 100 वोट पड़ेगा तब 1 अंक बनेगा द्वितीय वरीयता में, तो ये आसान खेल नहीं है। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर संजय सेठ चुनाव हारते हैं तो किरकिरी बीजेपी की होगी और मनोबल विपक्ष का बढ़ेगा। ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए थी। वैसे मैं एक बात कहता हूँ कि भाजपा ने या तो इस चुनाव में खाली सपा को परेशान करने के लिए संजय सेठ को उतारा, या वो जानते हुए भी वो रिस्क ले बैठी। लेकिन इस आखिरी में अगर संजय सेठ हारते हैं तो फजीहत तो भाजपा की होगी। अब देखिए कौन कितना सेंधमारी कर पाता है, और जब चुनाव होगा 27 तारीख को तो सब सामने आ जाएगा। भाजपा भले ही अनुशासन वाली पार्टी हो, विभिन्न दलों के नेताओं का वो स्वागत भी कर रही है कि आओ, लेकिन देखिए मूल और बाहरी में हमेशा अंतर रहता है। मूल ये जानता है कि ये बाहरी वहाँ से आया है, यहाँ पता नहीं कितने टाइम टिकेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। भाजपा के मूल और बाहरी नेताओं के बीच टिकट को लेकर संघर्ष एक बार फिर उभरा है। मामला जो है इत नगरी कन्नौज में लोकसभा टिकट के जो दावेदार हैं उनके बीच ये घमासान से जुड़ा हुआ है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, बताया जाता है कि ये ऑडियो पिछले साल अगस्त महीने का है और कन्नौज के जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने पूर्व मंत्री सतीश पाल को उस ऑडियो में काफ़ी धमकाया है। एसपी सिंह बघेल के नाम पर भी धमकाया है, एतराज जताया है। सुब्रत पाठक बड़े चर्चित सांसद हैं, बयानों को लेकर भी और काम को लेकर भी वो कई बार विवादों में रहते हैं। अपनी ही पार्टी के एक नेता को, सतीश पाल को, जो पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं बसपा सरकार में, उन्होंने खुलेआम धमकाया। उनकी ऑडियो वायरल हो रही है। क्यों? क्योंकि सतीश पाल भी जुगाड़ में हैं कि उनको लोकसभा का टिकट मिल जाए। कहाँ से? चाहे कानपुर देहात से देवेंद्र भोले की जगह और चाहे कन्नौज से सुब्रत पाठक की जगह। सुब्रत पाठक को ये जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि भाई समझ जाओ, काम सलीके से करो। लेकिन पाल भी पुराने आदमी है, वो भी दबने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा इस धमकी से मैं डरूंगा नहीं। सुब्रत पाठक ने कहा हम कहते नहीं, हम सीधे पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर। और आप जानते हैं कि पुलिस वालों की पिटाई के मामले में सुब्रत पाठक चर्चा में रहे। सुब्रत पाठक एक टाइम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार भी गिने जाने लगे थे, लेकिन अभी फिलहाल वो मामला दबा हुआ है। अब उन्होंने कहा कि तुम हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हो, उसको बंद कर दो। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को लेकर भी इस ऑडियो में काफ़ी चर्चा हुई है। पहले हम आपको ये ऑडियो सुना देते हैं, फिर इस पर आपको और विस्तार से बताएंगे। क्या फायदा नहीं हमारा, अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो ठीक नहीं क्या? नहीं, काम करो करने का अलग तरीका होता है। काम अलग तरीका करो यार, लेकिन जिस तरीका से काम कर रहे हो हाँ कि भविष्य में नुकसान हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर दियो। हाँ लेकिन छुड़िए हम थोड़े ना, नहीं हमका तो कोई करो इतने सीधे आदमी तो हम नहीं है, तो समझिएगा ये। नहीं तो क्या तुम धमकाई के लिए फोन करोगे तुमने? न तुम्हें धमकी लग रही हो तो यही समझ लो। अच्छा न क्या अच्छा? नहीं धमकी मतलब धमकाई पे नहीं क्या तुम बात कैसे कर रहे हो? ना आप जैसे कह रहे कि इतने फायदा नहीं, हम कर रहे हैं एज ए मित्र, तुम्हें समझा ही रहे। तो एज ए मित्र बात बताओ, समझ में आई है तो ठीक, आवे ना आवे तो अपनी देखो समझो, और का है। अरे भाई जो टिकट मांगे हम त्रिपाठी तिर फोन करो कि तुम टिकट मांगो तुम्हारे कहीं को टिकट मांगने लगे। अरे कहाँ मांगने लगे? टिकट मांगे के लिए तो आदमी का वो चाहिए ना, जिगरा चाहिए। आज एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में एक भी गडरिया कोई एमएलए है, एमपी है? बताओ आप। हाँ, एसपी सिंह बघेल। कौन विकास की सीट पे है?
अरे कोई हो है तो नहीं है, नहीं है। उसकी 3 सर्टिफिकेट है, हम तुम्हें दिखा दें। एक ठाकुर का सर्टिफिकेट है, एक गडरिया का सर्टिफिकेट है, और एक उसका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है। तो ये है विवाद का कारण कि तुम टिकट काहे मांग रहे हो। अपनी गरज थी तो पीछे पीछे घूमते थे, कहीं तुमको चुनाव में हमने गाड़ी दी, कहीं तुम्हारे चुनाव हमने 20,000 नगद मदद की। इस तरह का विवाद भाजपा में बड़े नेताओं के बीच ये दर्शाता है कि परिवार बहुत बड़ा हो गया है, कुनबा बढ़ रहा है, महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं, बाहर से आने वाले भी कुछ चाहते हैं, घर में बैठे लोग छोड़ना नहीं चाहते। तो सुब्रत पाठक के मामले में ये ऑडियो, बहुत सारी इसमें और बातें हैं, लेकिन जो पार्टी बड़ी अनुशासन वाली पार्टी है, अपने आप को दूसरों से डिफरेंट कहती है और कहती है हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य हैं। तो ये देवतुल्य, ये क्यों सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और एक दूसरे को धमकी दी जा रही है, ये अपने आप में कहते हैं ना कि जो अनुशासन है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। बहरहाल ये तो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको कहां से लड़ना है, लेकिन उससे पहले लड़ने वाले और सिटिंग लोग आपस में लड़ ले रहे हैं, दो दो हाथ कर ले रहे हैं, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। अब देखिए आने वाले वक्त में करवट क्या होती है, क्योंकि सुब्रत पाठक फिर से इस उम्मीद में है कि उनको टिकट मिलना पक्का है और जड़ खोदने वाले पीछे से लगे भी हैं। बात अब उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के एक बदलते हुए बड़े समीकरण की। समीकरण यह है कि 29 फरवरी को राजस्व परिषद के चेयरमैन हेमंत राव रिटायर हो रहे हैं। 1987 बैच के वो अफसर हैं हेमंत राव, और 29 फरवरी को इसी वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में राजस्व परिषद का अगला चेयरमैन कौन होगा, इसको लेकर ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी समय गुणागणित चल रहा है। 1987 बैच इस समय सबसे सीनियर मोस्ट है उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों में। हेमंत राव के बाद इकलौते अफसर 87 बैच में बचेंगे महेश गुप्ता। महेश गुप्ता की भी नौकरी मई में ख़त्म हो रही, रिटायरमेंट है, यानी कि फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना। इस 3 महीने के लिए सरकार उनको राजस्व परिषद का चेयरमैन बनाएगी कि नहीं, इस पर बड़ा संशय है। अब इसी पर सारा खेल भी चल रहा है। अगर महेश गुप्ता नहीं बनते हैं तो 87 बैच के 2 और अफसर हैं, लेकिन वो दोनों भारत सरकार में हैं। उसमें से एक हैं अरुण सिंघल और दूसरी हैं लीना नंदन। ये दोनों यूपी के बाहर हैं, तो उनके लौटने का तो कोई सवाल नहीं उठता। तो ऐसे में अगर महेश गुप्ता राजस्व परिषद के अगले चेयरमैन नहीं बनते हैं तो फिर कौन बनेगा? फिर आएगा 87 के बाद 88 बैच। 88 बैच में सिर्फ एक अफसर हैं जो चेयरमैन पद के लिए दावेदार हो सकते हैं, और उनका नाम है रजनीश दुबे। 1988 बैच के रजनीश दुबे भी इसी साल अगस्त में रिटायर हो जाएंगे। उनकी नौकरी भी ज़्यादा नहीं बची है। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि महेश गुप्ता और रजनीश दुबे 87 और 88 बैच के 2 अफसर, इन दोनों से सरकार नाराज रहती है, इन दोनों पर सरकार की नज़र टेढ़ी रहती है। तो अगर ये दोनों नहीं हुए, ये दोनों दरकिनार कर दिए गए, तो फिर 1989 का बैच बचेगा। 87, 88 दोनों गायब, फिर 1989 बैच के किसी अफसर को चेयरमैन बनाया जाएगा राजस्व परिषद का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1989 वाले बैच में भी सिर्फ 2 ही अफसर ऐसे हैं जो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन बन सकते हैं। ये हैरत भरा फैसला होगा, लेकिन 2 ही नाम है उसमें। एक हैं मोनिका गर्ग और दूसरे हैं मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह इस समय वन विभाग के एसीएस हैं, मोनिका गर्ग अल्पसंख्यक विभाग की एसीएस हैं। 87, 88 और 89 ये 3 बैच में से ही कोई चेयरमैन बनेगा। लेकिन अगर 1989 का कोई चेयरमैन बना तो 87 और 88 वाले कहाँ जाएंगे? फिर इनका दोनों को सचिवालय से बाहर भी होना तय है। तो महेश गुप्ता अगर राजस्व परिषद नहीं चेयरमैन बन पाए
तो फिर उनके लिए यूपीएसआरटीसी का चेयरमैन का पद है, जो सरकार में सबसे खराब पद माना जाता है, और रिटायरमेंट के दौरान जिसको ये पद मिला फिर वो डिप्रेशन में चला गया। वो अपने आप को ज़िंदगी भर कोसता है कि नौकरी के आखिरी दौर में ऐसी गलत जगह पे पोस्ट कर दिए गए जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। अब बात आती है कि मोनिका गर्ग की नौकरी अगले साल मई 25 तक है और मनोज कुमार सिंह का रिटायरमेंट इसी साल दिसंबर 24 में है। तो सरकार इनके नाम पर विचार कर सकती है, क्योंकि जब सीनियरिटी के लोग बचे नहीं हैं, 89 का बैच अब आगे आना है। 89 बैच में अफसर बहुत हैं, लेकिन उसमें कोई राजस्व परिषद अभी से जाने वाला नहीं है। तो यूपी का जो रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन होगा, बहुत प्रभावशाली पद माना जाता है, इन 4 अफसरों के नामों में से ही कोई एक होगा। अब बात एक ऐसे खबर की जो पार्टी बड़ी छोटी है, जिसको लोग हमेशा से नज़रअंदाज करते रहे हैं। अचानक से राज्यसभा के चुनाव में वो पार्टी उभर कर सामने आई है, उसकी वक़्त, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भाजपा और सपा दोनों जब राज्यसभा के लिए सेंधमारी में, जोड़ तोड़ में, तोड़फोड़ में लगे हैं, इसी दौरान राजा भैया की जो पार्टी है, जनसत्ता पार्टी, उसका कद अचानक से बहुत बढ़ गया है। यूपी की सियासत में राजा भैया इन दिनों बहुत अहम हो गए हैं और ये साफ है कि उनके बिना राज्यसभा का चुनाव जीत पाना ना तो भाजपा के लिए संभव है और ना समाजवादी पार्टी के लिए। जनसत्ता दल के पास 2 विधानसभा की सीटें हैं। उनकी पार्टी छोटी जरूर है, लेकिन गणित ऐसा बना है राज्यसभा का कि उनका कद इस समय बहुत बड़ा हो गया है। उनके पास कुंडा से वो खुद विधायक हैं और बाबागंज से विनोद सरोज विधायक हैं। अक्षय प्रताप सिंह उनकी पार्टी के हैं, जो एमएलसी का चुनाव जीत कर आए हैं। ये जो 2 विधायक हैं, इनकी दोनों की जो सीट है ये कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत आती है। इनके 2 विधायकों की जो अहमियत है उसको समझकर अखिलेश यादव ने बहुत पुरानी अदावत को भुलाकर अपने प्रदेश अध्यक्ष को राजा के घर भेजा और उनसे फ़ोन पर आधे घंटे बात की। पुराने सारे गिले शिकवे दूर किए गए, प्रेम मोहब्बत की बातें हुई, भाईचारे की बातें हुई। सपा नेता जब राजा भैया के घर पहुंच गए तब बीजेपी के कान खड़े हुए कि हमेशा तो वोट राजा हमें देते थे, अब की कहीं सपा के साथ न चले जाएं। अगले दिन सीएम योगी के निर्देश पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सेठ और एक मंत्री राजा भैया का वोट मांगने पहुंचे। पिछले चुनाव में भी राजा ने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव में उनके खिलाफ प्रत्याशी लड़ाया। दूसरी ओर अगर आप देखें तो जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, ये पहला मौका था कि राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को चुनाव में उतारा। अन्यथा आज तक राजा भैया के खिलाफ सपा ने कभी उम्मीदवार नहीं लड़ाया। तो दोनों तरफ से ये बातें हैं, आकलन करने वाली है जो लोग रणनीतिकार हैं। सपा हमेशा राजा के लिए बड़ा दिल रखती रही, लेकिन अखिलेश के कुंडा कुंडी वाले उस बयान ने मामले को गड़बड़ा दिया था। गुलशन कुमार की पिक्चर अब समाप्त हो चुकी है। अखिलेश यादव और राजा भैया मिलकर एक नई पिक्चर बनाने की तैयारी में है। अभी उसका नाम और पोस्टर जारी नहीं हुआ है, फोटो कुछ आई है। राजा ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी आगे बढ़े, उसका विस्तार हो और लोकसभा में भी वो 1 सीट लड़ने के इच्छुक हैं। भाजपा उनका वोट तो लेती है, लेकिन उनको आज तक उन सहयोगी दल के रूप में उसने मान्यता नहीं दी है, ना ये ऐलान किया कि हम राजा के साथ कोई गठबंधन करेंगे। अगर राजा अखिलेश के साथ गठबंधन में चले गए तो संजय सेठ का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। चाहे जितनी थैली खोल दी जाए, चाहे जितना अटैचियाँ भर दी जाएं, लेकिन फिर संजय सेठ की हार तय हो जाएगी। ऐसे में फिर लोकसभा चुनाव के भी कुछ नए समीकरण उभरेंगे, जिसको थामना बीजेपी के लिए बड़ा कठिन होगा। वैसे एक मामले में
राजा भैया सरल माने जाते हैं कि वो दूसरे छोटी पार्टियों की तरह ना तो कोई नाराजगी वाला बयान देते हैं जैसे पल्लवी पटेल ने दे दिया, अगर वो नखरे दिखाते तो उनसे और बात होती, वो बार्गेनिंग करते तो उन्हें और कुछ भी मिल सकता था। राजा खुद में एक धार्मिक व्यक्ति हैं और सियासत में भी वो अपने दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करते हैं। वो शालीनता से पेश आते हैं, उनकी सियासत हमेशा से शालीन रही है। हालांकि वो दबंग और बाहुबली के तौर पर हमेशा पेश किए गए, लेकिन इसके उदाहरण कभी मिले नहीं। घड़ियाल वाली कहानी, मार के फेंक देने वाली आदमी को, ये सब उनके तालाब के तमाम सारे किस्से अतीत में चलते रहे हैं, लोग सुनते रहे हैं, लेकिन सच्चाई कभी सामने आई नहीं। चुनाव एक ऐसा मौका होता है कि छोटे छोटे दल बड़े लोगों से इस मौके पर कुछ डिमांड करते हैं। हालांकि राजा ने अभी तक अपनी कोई डिमांड नहीं रखी है। ये बीजेपी के लिए भी और सपा के लिए भी, दोनों के लिए काफ़ी राहत भरी है, क्योंकि जब वो मांगेंगे तो फिर उस पर कुछ ना कुछ आगे पीछे करके देना तो पड़ेगा ही। अब ये देखना है कि जो नाराज़गी दिखाता है वो ज़्यादा पा जाता है, जो चुपचाप रहता है, नहीं बोलता है, लोग उसको मानते कि ये कहाँ जाएंगे, ये तो रहेंगे ही, ये तो देंगे ही। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में राजा भैया की अहमियत इन दिनों बढ़ी हुई है। 27 तारीख के चुनाव से पहले कई सारे बड़े नेता उनके यहाँ हाजिरी भी लगा सकते हैं, उनसे दोस्ती का हाथ भी बढ़ा सकते हैं, उनका समर्थन भी मांग सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा ये राजा भैया को खुद तय करना है। तो जाते जाते पावर सेंटर में आज हम मुनव्वर राना साहब की इन लाइनों के साथ आपको छोड़ जाएंगे। जो लोग खुददार होते हैं, जो लोग हाथ पसार कर कुछ नहीं मांगते, जो सज्जन होते हैं, जो झुकते नहीं, उन पर ये लाइनें काफ़ी सटीक बैठती हैं। सुनिएगा कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, और तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का भी नहीं रखा, हमारे साथ रहते तो सुखनवर हो गए होते, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, और अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। नमस्कार।